जय हिंद। आज मैं साइंस का फिर क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा रहा है कि उस परमाणु प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभाजित हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु विखंडन कहा जाता है, जिसमें एक भारी नाभिक है जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक में विखंडित हो जाता है, उसे हम नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इसमें उष्मा ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है, याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संकित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में जो होता है, दो छोटे छोटे नाभिक जो होता है और दोनों मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, पूछा जा रहा है, तीसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो याद रखना, कैडमियम की छड़ें जो होती है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता हो, कैडमियम की छड़ होती है। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चौथा नंबर, कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने के तथा एटम बम निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इनके कार्य प्रोजेक्ट का नाम क्या था। तो देखिएगा, 1940 के दशक में जो कुछ महान वैज्ञानिक यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम निर्माण करने का प्रयास किया, उनके इसके कार्य प्रोजेक्ट का नाम था, याद रखना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ही 1942 ईस्वी में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का निर्माण किया था। याद रखना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम था 1940 के दशक में जो कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करके एटम बम का निर्माण किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट, चौथा का पहला ऑप्शन सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा रहा है कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। तो याद रखना, 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में, तो उसका कोड का नाम था, याद रखना, ऑपरेशन शक्ति। याद रखना, ऑपरेशन शक्ति नाम था उसका। जो परमाणु 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 5 का। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर पूछा जा रहा है कि मुस्कुराते बुधा, स्माइलिंग बुधा किसके लिए कोड का नाम था। तो याद रखना, मुस्कुराते बुधा या स्माइलिंग बुधा किसके कोड का नाम था। तो भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण में परमाणु परीक्षण का नाम था। और भारत द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण का नाम था, क्या था उसका नाम, क्या था। तो शक्ति, याद रखना, शक्ति 98 नाम था उसका, जो पहले ही बता दिए 5 क्वेश्चन में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा छठा का डी ऑप्शन, भारत द्वारा 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण का नाम था मुस्कुराते बुधा या स्माइलिंग बुधा था। इसलिए वो स्माइलिंग बुधा या मुस्कुराते बुधा नाम रखा गया था, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए स्माइलिंग बुधा या मुस्कुराते बुधा रखा गया था। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। तो एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड या कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। तो याद रखना, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक कैडमियम की छड़ जो होती है न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की काम करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा, विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इसकी तापमान के अधिक वृद्धि को रोकता है। न्यूट्रॉन की फिर दूसरा नंबर है कि चेन के रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है ताकि उन्हें विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। और चेन की विखंडन की प्रतिक्रिया के न्यूट्रॉन को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर याद रखना, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, कि विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इसमें प्रकार के तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। और यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन देखिएगा कि न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है और उन्हें ताकि उन्हें विखंडन प्रतिक्रिया को उपयोग किया जा सके। तो राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पहला होगा, सातवां का, विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को भी रोकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किसने किया। तो एटम बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत प्रथम परमाणु बम बनाया था 1942 में। याद रखना, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने
1942 इसमें एटम बम का आविष्कार किया था। राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु बम बनाया गया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा की स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होती है, याद रखना। नाभिकीय संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का एक प्रमुख कारण है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नाभिकीय संलयन में यह होता है कि जो भारी दो छोटे छोटे नाभिक जो होता है वो भारी नाभिक में निर्माण करते हैं। दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते, उसी का हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य तारों ऊर्जा का स्रोत जो होता है, इसी प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। हाइड्रोजन जो होता है सूर्य में, हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदलता है, इसी कारण से वहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होता है। तो याद रखना, सूर्य में होता है हाइड्रोजन ईंधन का काम करता है, जो उसका उत्पाद बनता है हीलियम। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और हाइड्रोजन बम भी आधारित है नाभिकीय संलयन पर, यह भी याद रखना। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो आधारित है, याद रखना, परमाणु संलयन पर या नाभिकीय संलयन पर आधारित है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर देखिएगा। और परमाणु, देखिए हाइड्रोजन बम यहाँ का पूछा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु संलयन पर, यहाँ पर परमाणु बम अगर पूछ देता है तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम याद रखना नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है परमाणु बम। यहाँ पे आंसर का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 19 नंबर कि क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है। तो क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है। तो याद रखना, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। और क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3, याद रखना Na3Al F6 होता है क्रायोलाइट का सूत्र, जो एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है क्रायोलाइट। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीनों में से भिन्न है। तो देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये सब प्रमुख हेक्स जो है आयरन का है, लोहा का प्रमुख हेक्स है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। लेकिन बॉक्साइट जो है किसका हेक्स है। ये सब एल्युमिनियम का एक्स है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब लोहा का एक्स है, आयरन का एक्स है प्रमुख। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। और बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O होता है, याद रखना बॉक्साइट का सूत्र। यहाँ पे सूत्र भी पूछ देता है जब कभी, तो बॉक्साइट का सूत्र याद रखना Al2O3 2H2O बॉक्साइट का ये सूत्र होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर पूछा जा रहा है कि मुक्त मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे की जंग लग जाता है। लोहे में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक है लोहे पर जंग लगाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जब भी हम धातु को हम लोग खुला वातावरण में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। तो जंग लगने की मुख्य प्रक्रिया क्या होता है। तो याद रखना, वायु में मौजूद नमी के कारण ही लोहे में जंग लग जाती है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर यस यस लेपन किया जाता है। याद रखना, लोहे पे जंग से बचने के लिए लेपन किया जाता है इसकी प्रक्रिया को। तो उस पर जिंक की परत या कॉपर की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहा जाता है, जंग से बचने के लिए। तो राइट ऑप्शन वहाँ पे हो जाएगा, वायु में नमी के कारण लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर पूछा जा रहा है कि कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग आने वाली एयर बैग में क्या होता है। तो याद रखना, कार चालक के सुरक्षा में प्रयोग आने वाली एयर बैग में क्या होता है। सोडियम एंजाइड जो होता है, कार के चालक में सुरक्षा के प्रयोग में आने वाली एयर बैग में भरा होता है सोडियम एंजाइड, जो कार के चालक को सुरक्षा करता है एयर बैग, उसमें सोडियम एंजाइड भरा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर के निम्न में कौन आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो याद रखना, यहाँ पे आरडीएक्स का अन्य नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखना साइक्लोहेक्सेन होता है, आरडीएक्स का पूरा अन्य नाम है साइक्लोहेक्सेन। आरडीएक्स का एक अन्य नाम है साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद 24 नंबर देखिएगा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में अश्रु गैस का घटक कौन सा है। तो अश्रु गैस का जो घटक है कौन है। तो कैलोरोपिक्रीन जो है अश्रु गैस का एक घटक है। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर पूछा जा रहा है कि चींटी के काटने पर किसका अंत छेपन होता है। तो चींटी के काटने पर किसका अंत छेपन होता है, याद रखना। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे चींटी के काटने पर कौन सा अंत छेपन होता है, किसका अंत छेपन होता था। फॉर्मिक अम्ल का अंत छेपन होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH होता है, याद रखना। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना आंसू गैस का रासायनिक नाम है, आंसू गैस का रासायनिक नाम है यहाँ पे ट्राई कैलोरोमीथेन होता है आंसू गैस का रासायनिक नाम है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसू गैस का रासायनिक नाम ट्राई कैलोरोमीथेन है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया को क्या कहता है, तो साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछा जा रहा है कि नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है, तो नाखून पॉलिश में जो रहता है एसीटोन भरा रहता है, क्या एसीटोन नाखून पॉलिश में, राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एसीटोन भरा जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि टेट्रा इथाइलेड निम्नलिखित से क्या है, तो टेट्रा इथाइलेड क्या है, तो याद रखना टेट्रा इथाइलेड एक निम्नलिखित में से क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा एक प्रतिऑक्सीकारक है। याद रखना टेट्रा इथाइलेड जो है एक प्रतिऑक्सीकारक है, राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा प्रतिऑक्सीकारक। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है, देखिएगा लहसुन और प्याज, यहाँ पे याद रखना लहसुन और प्याज में विशेष गंध जो होता है किसके कारण होता है, सल्फर घटक के कारण होता है, राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लहसुन की विशेष गंध और प्याज की विशेष गंध सल्फर घटक के कारण होता है, राइट ऑप्शन बी होगा 29 का। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीमेंट की खोज किसने की, तो याद रखना सीमेंट की खोज किसने की थी, तो मैग्नस ने, एल्बर्ट एल्बर्टस मैग्सन ने सीमेंट की खोज की थी। और सीमेंट का प्रमुख थी संगठक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। सीमेंट की खोज एल्बर्टस एल्बर्टस मैग्नस ने की थी सीमेंट की खोज। उसके बाद यहाँ से देखिएगा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कथन चारों को पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे बताएंगे। तो देखा पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे पहला कथन है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रहता, उसमें प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन भी रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, बात गलत है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, दूसरा नंबर ऑप्शन है कि एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही दोनों विद्यमान रहते हैं, ये भी बात गलत है, तीनों रहते हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर पूछा जा रहा है, तीसरा ऑप्शन है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन ही विद्यमान रहते हैं, ये भी बात गलत है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि देखिएगा एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट, डी करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। कि परमाणु का नाभिक जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो याद रखना ईटा पर नाच इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था टॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और याद रखना न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी याद रखना। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 31 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खनिज क्या है, तो खनिज एक द्रव भी है, अकार्बनिक ठोस भी है, गैस भी है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। खनिज एक प्रकार का अकार्बनिक ठोस गैस द्रव, इनमें तीनों सही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूखी बर्फ क्या, तो सूखी बर्फ का सूत्र जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी को हम लोग सूखी बर्फ बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सूखी बर्फ का सूत्र होता है यही, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा जिम करते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो याद रखना बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री का प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड को बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है, राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड की जगह पॉलीएमाइड भी ऑप्शन दे देता है, तो सबसे ज्यादा पॉलीएमाइड सही ऑप्शन होगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीएमाइड का ही उपयोग भी किया जाता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि फलों पकाने वाली गैस है, तो फल को पकाने वाली गैस जो है याद रखना एथिलीन गैस है, फल को पकाने वाली गैस। और कृत्रिम से पकाए जाने एसिटिलीन गैस है, याद रखना एसिटिलीन गैस कृत्रिम से, और प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस है।
राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा 35 का। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टमाटर का लाल रंग कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो किसके कारण होता है, याद रखना, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। याद रखना, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है, यह बात याद रखना। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण नारंगी होता है। तो कैरोटीन के कारण टमाटर का रंग जो होता है कैरोटीन होता है, राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और टैनिन के कारण चाय का रंग जो होता है कैसा होता है, हरा टाइप का होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण नारंगी होता है, तो कैरोटीन वर्ण के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पर 38 नंबर है कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। तो पपीते में पीले रंग का कारण जो है, याद रखना है, कैरिका जेनिथन के कारण पपीते में पीले रंग का हो जाता है, राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है। तो याद रखना है, मिर्च के तीखेपन का कारण जो है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण जो होता है मिर्च का तीखापन होता है, राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। तो किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है, पहला का ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम को कहा जाता है, याद रखना, राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सबसे हल्की धातु लिथियम को। और सबसे भारी धातु ऑसियम को कहा जाता है, तो दूसरा का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है। तो कौन सी धातु जो है सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है, तो याद रखना ब्रोमीन धातु जो है सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है, तीसरा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर यहीं पर पूछा जाता है कि कौन सी धातु जो है सामान्य ताप पर द्रवावस्था में रहती है, तो यहाँ पे पारा ऑप्शन करेक्ट होता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है धातु को, तो धातु में यहाँ पे ब्रोमीन करेक्ट होगा, तीसरा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्रोमीन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातु को हमेशा मिट्टी के तेल की किरोसिन में रखा जाता है। तो किस धातु को मिट्टी के तेल या किरोसिन में रखा जाता है, तो याद रखना सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऐसा इसीलिए रखा जाता है सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर, सोडियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। अगर इसे हम वातावरण या वायुमंडल में हम खुला छोड़ देते हैं तो क्रियाशील होने के कारण वायु से विक्रिया करके स्वतः जलने लगती है, इसी कारण से हम लोग वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ते हैं। तो चौथा का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, सोडियम धातु। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर पूछा जा रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी तत्व अनिवार्य है। तो हरे हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो याद रखना राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम तत्व जो है, मैग्नीशियम तत्व हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए अनिवार्य तत्व माना जाता है, ऑप्शन 5 का सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो चांदी धातु जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि चांदी की प्रतिरोधकता शून्य होती है और अतिचालकता का मान इतना अधिक होता है, इसलिए चांदी की विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक माना जाता है। अतिचालकता का खोज किया था, याद रखना कॉमर याद रखना कॉमरलिंग ओन्स ने अतिचालकता का खोज किया था 1913 ईस्वी में, कॉमरलिंग ओन्स ने अतिचालकता का खोज किया था, यह बात याद रखना, छठा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ होता है। तो माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ होता है, तो याद रखना माचिस की तीली पर जो पदार्थ होता है वो यहाँ पे याद रखना फास्फोरस होता है माचिस की तीली पर, लाल फास्फोरस होता है माचिस की तीली पर, राइट ऑप्शन यहाँ पे सातवां का डी सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फास्फोरस। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78 से 79% तक पाया जाता है, बात याद रखना, 78 से 79% पाया जाता है। और जो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत, 21% पाया जाता है भार के हिसाब से, आयतन के हिसाब से 23% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखना ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहता तो हम लोग क्या मारते? तो आयरन यहाँ पे राइट मारते। और यहाँ पे आयरन भी नहीं रहता तो हम लोग पानी मारते। क्या जल मारते हैं यहाँ पे? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछता तब यहाँ पे ऑक्सीजन और आयरन मारा जाता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो याद रखना वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, देखिए 11 नंबर कि कौन सी गैस अजनबी गैस के रूप में जानी जाती है? तो याद रखना जेनॉन गैस को अजनबी गैस के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा। जेनॉन गैस जो है अजनबी गैस के रूप में जानी जाती है जिसका संकेत एक सी होता है। याद रखना एक सी संकेत होता है इसका संकेत। और उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पृथ्वी पर सबसे धातु तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था और तांबा का संकेत सी होता है, याद रखना। और तांबा का ने नाम और तांबा का जो परमाणु संख्या 29 है, तांबा का ने नाम ताम्र या तांबा होता है जिसका संकेत सी होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? याद रखना तो वर्ग 18 के तत्व नोबल गैस कहलाती है जिसमें हीनी अर्का जीरो पर नॉट होता है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन होता है। तो याद रखना राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हीलियम जो है अक्रिय गैस या नोबल गैस या शून्य वर्ग का तत्व कहलाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो 78 से 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद 15 नंबर पूछा जा रहा है कि गोताखोर द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो हीलियम गैस का मिश्रण किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गोताखोर जो होता है समुद्र के अंदर जहाँ जाते हैं वहाँ पे कुछ चीज खोज करने के लिए तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि हीलियम की जो होता है रक्त में मिलियता कम होता है। इसी कारण से गोताखोर समुद्र के अंदर हीलियम के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हाँस गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसका N2O सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड जो है हाँसने वाली गैस के रूप में प्रयुक्त होता है N2O या जिसका रंग जो होता है रंगीन होता है। तो जय हिंद। आज के वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।